दिस इज CMA तरुण सिंघल। ये हमारा इनकम अंडर द हेड सैलरी पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हमने अलाउंसेस को डिटेल डिस्कशन किया, पार्ट 2 में हमने अकोमोडेशन फैसिलिटी, और अब इस पार्ट 3 में परक्विजिट्स को हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सर्वेंट फैसिलिटी। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को सर्वेंट फैसिलिटी प्रोवाइड किया। सर्वेंट के अंदर बेसिकली 3 टाइप के पर्सन्स को हम इंक्लूड करते हैं। 3 टाइप के सर्वेंट, स्वीपर, गार्डनर और वॉचमैन। तो बेसिक रूल क्या है? एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर लेस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। जो भी खर्चा एम्प्लॉयर को पड़ेगा उसमें से माइनस कर देंगे एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी परक्विजिट्स हैं उसके अंदर कॉमन रूल यही अप्लाई होगा कि जो भी कॉस्ट टू एम्प्लॉयर है उसमें से ऑलवेज अगर एम्प्लॉई ने कुछ पे किया है तो वो माइनस कर देंगे, बिकॉज जितना पैसा एम्प्लॉई आपको वापस कर रहा है इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर परक्विजिट, क्योंकि वो बेनिफिट नहीं माना जाएगा। कॉस्ट टू एम्प्लॉयर बेसिकली क्या होगा? इसके अंदर सैलरी ऑफ स्वीपर, गार्डनर और वॉचमैन। तो जो भी सैलरी ऑफ स्वीपर, गार्डनर और वॉचमैन एम्प्लॉयर ने पे किया उसमें से लेस कर देंगे अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। नेक्स्ट इज फ्री सप्लाई ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। एम्प्लॉयर ने आपको फ्री गैस, फ्री वाटर एंड फ्री गैस फैसिलिटी प्रोवाइड किया। तो इसमें 2 केसेस हैं, प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड एजेंसी, उसने कहीं और से आपको अरेंज करके दिया है, पेमेंट किया है, या अपने खुद के रिसोर्सेज से पेमेंट किया है, अपने खुद के रिसोर्सेज से आपको प्रोवाइड किया है। अगर आउटसाइड से परचेज किया है तो सिंपल लॉजिक है, अमाउंट पेड टू आउटसाइड एजेंसी। और अगर अपने सोर्स से प्रोवाइड किया है देन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट, और अल्टीमेटली लेस करेंगे अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉय। तो कॉस्ट टू एम्प्लॉयर लेस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। देन नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट परक्विजिट is of your free education facility by employer to employee। जो भी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को फ्री एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया, ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं जो हमने एजुकेशन अलाउंस किया था। तो अलाउंस के अंदर आपको हर महीने पैसे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। तो फ्री एजुकेशन टू एनी मेंबर ऑफ एम्प्लॉय फैमिली, मानी एम्प्लॉय के किसी भी फैमिली मेंबर को प्रोवाइड किया गया। फैमिली की डेफिनेशन आपको यहाँ गिवन है, स्पाउस, चिल्ड्रन एंड देयर स्पाउसेस, पेरेंट्स, सर्वेंट एंड डिपेंडेंट। ये सभी पर्सन हाउस होल्ड फैमिली की डेफिनेशन में आएंगे। तो इसमें से किसी भी पर्सन को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया गया टू एनी मेंबर ऑफ एम्प्लॉय फैमिली प्रोवाइडेड इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर। यदि एम्प्लॉय का अपना ओन्ड और मेंटेन्ड इंस्टीट्यूशन है तो उस केस में एम्प्लॉय के बच्चों के लिए 1000 रुपी पर मंथ का लेस होगा, ओनली फॉर चाइल्ड ऑफ द एम्प्लॉइज। उसके बच्चों के लिए 1000 रुपये का बेनिफिट है पर मंथ का। अदरवाइज सिंपल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर माइनस 1000 पर मंथ पर चाइल्ड, रिमेनिंग अमाउंट इज टैक्सेबल। माने अगर एम्प्लॉई के बच्चों के अलावा किसी और को एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, कहाँ पर? ओन्ड एंड मेंटेन्ड इंस्टीट्यूशन बाय द एम्प्लॉयर, तो उस केस में 1000 रुपये पर मंथ लेस होंगे उसके बच्चों के लिए। अगर उसके बच्चों के अलावा किसी और फैमिली मेंबर को प्रोवाइड किया गया तो कोई भी अमाउंट हम यहाँ पर लेस नहीं करेंगे। इन एनी अदर केस, माने एम्प्लॉयर का अपना इंस्टीट्यूशन नहीं है, उसने कहीं और आपको एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया है, तो सिंपल रूल है कॉस्ट टू एम्प्लॉयर माइनस पेड बाय एम्प्लॉय, रिमेनिंग इज टैक्सेबल। 1000 रुपये का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 1000 रुपये का बेनिफिट खाली उसी केस में है व्हेन इंस्टीट्यूशन इज ओन्ड और मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर। अदरवाइज अगर वो आउटसाइडर्स को पेमेंट कर रहा है तो चाहे उसके अपने एम्प्लॉयज के बच्चे हों या कोई और फैमिली मेंबर हो, सिंपल रूल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर माइनस पेड बाय एम्प्लॉय, रिमेनिंग अमाउंट इज टैक्सेबल। और ये बहुत सिंपल वही रूल रिपीट हो रहा है, एनी अमाउंट पेड और रिकवर्ड
माने जो भी खर्चा आएगा उसमें से अगर कुछ पैसा एम्प्लॉय ने पे किया है तो वो तो हम लेस करेंगे ही करेंगे. सो एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय इज ऑलवेज डिडक्टिबल. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी. आपको फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है. फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, benefit provided by any undertaking engaged in the carrying of passenger or goods. माने आप ट्रांसपोर्ट कंपनी में जॉब करते हैं जो पैसेंजर और गुड्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लेके जाती है. तो एनी एम्प्लॉय और टू एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड, माने एम्प्लॉय को खुद को या उसके किसी हाउस होल्ड मेंबर को फॉर प्राइवेट जर्नी फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट. तो बेनिफिट कितना टैक्सेबल होगा? Benefit is offered cost to employer minus paid by employee, remaining is taxable. लेकिन in case of railway and airlines companies, value of transport facility shall be exempt fully. माने यदि आप किसी रेलवे में काम करते हैं या एयर में काम करते हैं और वहाँ आपको प्रोवाइड किया गया है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, तो इट इज़ नॉट टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट फुली. उस पर कोई भी आपको टैक्स नहीं लगेगा. बाकी सभी केसेस में कॉस्ट टू एम्प्लॉयर माइनस पेड बाय एम्प्लॉय. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लोन फैसिलिटी. लोन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय. एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन फैसिलिटी प्रोवाइड किया. तो इस पॉइंट को थोड़ा देखते हैं, डिस्कस करते हैं इस पॉइंट को थोड़ा आगे. Now this is our loan facility. Loan facility means employer ने employee को लोन दिया. अभी लोन विदाउट इंटरेस्ट भी हो सकता है और कम और सर्टेन और सम कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी हो सकता है. तो एम्प्लॉई को क्या बेनिफिट हुआ कि उसको इंटरेस्ट कम देना पड़ा या नहीं देना पड़ा. तो वो जो इंटरेस्ट बेनिफिट है ये एम्प्लॉई के लिए एक परक्विजिट है. तो रूल ये है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन फर्स्ट डे ऑफ रेलिवेंट प्रीवियस ईयर इज टेकन एज बेस. माने हम ये मानते हैं कि यदि यही लोन आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया होता तो वो जो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता वो आपकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट मानी जाएगी और उसमें से हम माइनस कर देंगे एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय एम्प्लॉय. Basically this is a amount of interest paid by employee और जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो आपका टैक्सेबल पोर्शन होगा. तो रूल क्या हुआ? इंटरेस्ट एज पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रेट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रेट के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट बनता है एज ऑन अप्रैल 1, जिस साल की आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उस साल की फर्स्ट डेट को, और उसमें से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट पेड बाय एम्प्लॉय. एनी इंटरेस्ट अगर एम्प्लॉय ने पे किया है तो रिमेनिंग अमाउंट इज टैक्सेबल. वैल्यू ऑफ बेनिफिट इज टेकन टू बी निल. दो केसेस में हमें कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं होती, माने परक्विजिट को जीरो माना जाता है वैल्यू को यदि अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 20,000. अब लोन को हमने दो पार्ट्स में बांटा, मेडिकल लोन और नॉन मेडिकल लोन. मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपने लोन लिया या विदाउट या किसी और पर्पस के लिए आपने लोन लिया, तो दो अलग केसेस हैं. लोन इज टेकन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड लोन इज टेकन फॉर अदर पर्पसेस. तो पहले हम बात करते हैं अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 20,000. जो रूल है इट इज फॉर लोन नॉट एक्सीडिंग 20,000 तक का लोन है और लोन लिया गया है नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, अदर पर्पस के लिए, तो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी. माने छोटा अमाउंट ऑफ लोन है, इट्स नॉट अ वेरी बिग अमाउंट. तो 20,000 रुपये तक के लोन का इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल नहीं होगा. और अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोन लिया है ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज तो एनी अमाउंट, माने कितना भी अमाउंट हो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा यदि आपने स्पेसिफाइड डिसीज के लिए लोन लिया है. ठीक है, कोई स्पेसिफाइड डिसीज कौन सी होती है? जो इनकम टैक्स में प्रेस्क्राइब्ड की गई है. नॉर्मली जितनी भी
सीरियस डिसीजेज हैं ऑलमोस्ट इसमें कवर होता है। तो लोन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज। नोटिंग पॉइंट, कुछ पॉइंट्स हैं। इंटरेस्ट ऑफ मंथ इज कैलकुलेटेड ऑन अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ द मंथ, माने हर महीने के एंड में जो लोन का अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उसी पर हम उस महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ड्यूरिंग द मंथ आपने बीच में कब पेमेंट किया उससे मतलब नहीं है। आपने सपोज कर लीजिए हम फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल की बात करते हैं, आपने कुछ पैसा 5 अप्रैल को दिया या 25 अप्रैल को दिया या 26 अप्रैल को दिया, इट इज इररिलेवेंट। अप्रैल के एंड में जो पैसा आउटस्टैंडिंग होगा उस पैसे पर अप्रैल के मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा, माने हर महीने का इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो उस महीने की एंडिंग डेट के क्लोजिंग अमाउंट के ऊपर चार्ज किया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इफ अमाउंट ऑफ लोन रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, जैसे आपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोन लिया और आपको इंश्योरेंस कंपनी से उसका पैसा रिकवर हो गया और यदि आप उसका रीपेमेंट नहीं करते हैं एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, देन सच अमाउंट इज कंसिडर्ड एज नॉन मेडिकल लोन। नेचुरल सी बात है, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए फॉर एग्जांपल 6 लाख रुपए की जरूरत थी, एम्प्लॉयर ने आपको 6 लाख रुपीस दिया। अब क्योंकि ये मेडिकल ट्रीटमेंट का लोन है तो इस पर लॉजिकली कोई टैक्सेबिलिटी नहीं बनती, बट यदि मेडिकल इंश्योरेंस करवाया हुआ था आपने हेल्थ पॉलिसी और वहां से आपको 4 लाख रुपए का रिकवर हो गया, अब यदि वो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपने 6 लाख का लोन लिया था उसमें 2 लाख फ्रॉम एम्प्लॉयर माना जाएगा जो खर्चा हुआ और 4 लाख फ्रॉम मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। तो हमें क्या करना चाहिए कि जैसे ही वो 4 लाख रुपया आया तो हमें वो 4 लाख रुपया एम्प्लॉयर को वापस कर देना चाहिए, रीपेमेंट कर देना चाहिए। बट यदि आप उसका रीपेमेंट नहीं करते हैं तो उतना जो पोर्शन है 4 लाख का वो नॉन मेडिकल लोन माना जाएगा और फिर आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हॉलिडे होम फैसिलिटी। तो एम्प्लॉयर ने आपको हॉलिडे होम प्रोवाइड किया कि आप छुट्टियां बिताने के लिए जा सकते हैं और जो खर्चा है ये एम्प्लॉयर भी कर रहा है। तो दिस इज हॉलिडे होम फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा इसके अंदर? टैक्सेबल वैल्यू इज कॉस्ट टू एम्प्लॉयर माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। सिंपल रूल, उस हॉलिडे होम को प्रोवाइड करने में जो भी खर्चा एम्प्लॉयर को पड़ा उसमें से माइनस कर देंगे एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, रिमेनिंग अमाउंट इज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। वैल्यू ऑफ फ्री मील, आपको लंच अलाउंस हमने किया था तो लंच अलाउंस हमारा फुली टैक्सेबल था। यहां पर आपको फैसिलिटी दी जा रही है, माने फ्री मील प्रोवाइड किया जा रहा है। दिस इज लंच फैसिलिटी, दिस इज योर लंच फैसिलिटी। लंच फैसिलिटी गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। तो अगर टी का स्नैक्स और रिफ्रेशमेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है तो उस पर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, माने आपको चाय कॉफ़ी दिया जाता है, बिजनेस आवर्स में स्नैक्स प्रोवाइड किया जाता है तो उस पर कोई आपको टैक्स नहीं देना है, आपके लिए वो फ्री परक्विजिट है। अगर फ्री मील प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स इन रिमोट एरिया और ऑफशोर एरिया तो भी आपकी कोई टैक्सेबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। रिमोट एरिया माने आउट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, आपको किसी ऐसे आउट ऑफ एरिया में सप्लाई किया गया है मील, और ऑफशोर एरिया तो यहाँ पे बहुत डिटेल डिस्कशन की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज रिमोट एंड ऑफशोर एरिया। माने बेसिकली ये वो प्लेसेस है जहाँ पर कुछ खाने पीने को आपको नहीं मिलता। तो नील फ्री मील इन ऑफिस आवर्स एट ऑफिस प्रीमाइसिस, ऑफिस में ही प्रोवाइड किया गया है, ऑफिस प्रीमाइसिस में, और थ्रू पेड वाउचर। अब ये पेड वाउचर का मतलब ये है कि भाई एक तो होता है कि ऑफिस में आपको लंच प्रोवाइड किया गया,
एक आपको वाउचर दे दिया गया और रेस्टोरेंट में जाकर आप अपना लंच करते हैं और उसका बिल एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो ये दो अलग कॉन्सेप्ट हैं। इन बोथ केसेस में जो टैक्सेबल वैल्यू है दिस इज ₹50 पर मील। तो जो भी खर्चा एम्प्लॉयर का आएगा माने कॉस्ट टू एम्प्लॉयर में से माइनस करेंगे कॉस्ट टू एम्प्लॉयर माइनस 50 पर मील, और लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा दिस इज योर टैक्सेबल वैल्यू। माने 50 रुपए पर मील की आपकी छूट है और उसके ऊपर जो अमाउंट बनेगा दिस इज योर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। सो आई थिंक मुश्किल नहीं है ये, आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। कॉस्ट टू एम्प्लॉयर माइनस वैल्यू ऑफ मील प्रोवाइडेड and remaining amount is of your taxable value of perquisite. Now the next point, value of gift or voucher or token। एम्प्लॉयर ने आपको गिफ्ट दिया, वाउचर दिया, टोकन दिया, फ्री गिफ्ट वाउचर, गिफ्ट वाउचर भी होता है, तो ये सब आपको प्रोवाइड किया गया कि आप शॉपिंग कीजिए, जो वाउचर है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है या कुछ डिस्काउंट ऑफर भी आपको मिल सकता है, वो डिपेंड करता है। तो वैल्यू ऑफ गिफ्ट और वाउचर और टोकन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय और एनी ऑफ हिज फैमिली मेंबर इज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट इफ अगर वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 5000 इन एग्रीगेट इन प्रीवियस ईयर द वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज टेकन टू बी निल। मतलब क्या हुआ कि जो भी गिफ्ट है, जो भी वैल्यू ऑफ गिफ्ट है वो टैक्सेबल है, लेकिन अगर ईयरली आपका अमाउंट 5000 क्रॉस नहीं करता है then you are not liable to pay any tax। तो सिंपल रूल क्या हुआ कि एनुअल वैल्यू ऑफ गिफ्ट्स, चाहे वो एक बार दिया हो, आपको 2 बार दिया हो, उससे मतलब नहीं है, माइनस करेंगे ₹5000 एंड देन रिमेनिंग अमाउंट इज टैक्सेबल। ठीक है, तो अगर वैल्यू ऑफ गिफ्ट 5000 से ज्यादा है ओवरऑल तो 5000 रुपये लेस करके रिमेनिंग अमाउंट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। दिस इज बट दिस इज फॉर नॉन मॉनेटरी गिफ्ट। नॉन मॉनेटरी गिफ्ट, अगर ये मॉनेटरी गिफ्ट है तो 5000 की आपकी छूट नहीं है। मतलब अगर गिफ्ट ना मिलकर आपको मनी मिलती है, इफ अमाउंट ऑफ गिफ्ट कैन बी कन्वर्टेड इन मनी देन फुल अमाउंट इज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। इसका मतलब अगर पैसा मिलता है इन टर्म्स ऑफ मनी आपको मिलता है तो कोई 5000 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और अदर देन मनी है माने नॉन मॉनेटरी गिफ्ट है तो आपका जितना भी उसका वैल्यू बनेगा ईयरली बेस पर उसमें से 5000 रुपीज हम माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट आपका टैक्सेबल होगा। दिस इज द मेन पॉइंट। नाउ नेक्स्ट वन, एक्सपेंस ऑन क्रेडिट कार्ड। आपको एम्प्लॉयर एक्सपेंस करता है आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड के लिए, तो सिंपल रूल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर माइनस पेड बाय एम्प्लॉय। जो भी खर्चा एम्प्लॉयर को पड़ेगा, रिकवरी मीन्स अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, रिमेनिंग अमाउंट इज टैक्सेबल। सेम वे क्लब मेंबरशिप प्रोवाइड किया गया, कॉस्ट टू एम्प्लॉयर माइनस पेड बाय एम्प्लॉय, रिमेनिंग इज टैक्सेबल। अब यहाँ पे एक बात को आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम जितना भी हमने परक्विजिट डिस्कस किया ये सारे पर्सनल बेनिफिट्स हैं। अगर इन परक्विजिट्स में कोई भी आपका ऑफिशियल एक्सपेंडिचर है, ऑफिशियल फैसिलिटी है, तो वो परक्विजिट नहीं मानी जाती। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये क्रेडिट कार्ड आप ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर रहे हैं, ऑफिस के काम के लिए खर्चा कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो नेचुरली दिस इज नॉट अ परक्विजिट। ऐसे ही क्लब मेंबरशिप अगर ऑफिशियल है, यानी ऑफिस के बेनिफिट के लिए वो क्लब मेंबरशिप दी जा रही है, जो ऑफिस क्लब्स होते हैं, बिजनेस क्लब्स, तो हम इसको परक्विजिट नहीं मानेंगे। परक्विजिट तभी मानी जाएगी जब वो आपका पर्सनल बेनिफिट हो। ये सभी परक्विजिट्स पर रूल अप्लाई होता है।
तो इसको आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, दिस इज यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स। आप एम्प्लॉयर की कोई एसेट्स अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, सो दिस इज यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स। यानी एसेट्स ऑफ एम्प्लॉयर यूज बाय एम्प्लॉय फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए आपने उसकी एसेट्स को यूज किया, सो दिस इज योर यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स। तो यूज ऑफ कंप्यूटर, लैपटॉप एंड टेलीफोन फैसिलिटीज, वैल्यू ऑफ बेनिफिट इज निल। आप एम्प्लॉयर का कंप्यूटर यूज करते हैं, लैपटॉप, टेलीफोन यूज करते हैं फॉर पर्सनल बेनिफिट, पर्सनल पर्पस, तो कोई टैक्सेबिलिटी आपकी क्रिएट नहीं होती है। अगर इसके अलावा कोई और आपने मूवेबल एसेट्स को यूज किया अदर देन अबव, नॉट ओनली कंप्यूटर, अदर देन अबव, जो ऊपर हमने लिखा था, उसके अलावा यदि हम कुछ और यूज करते हैं अदर देन अबव, जो आपने ऊपर शो किया, अदर देन अबव, अदर्स में सभी आ गए आपके, अदर देन अबव, तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और एक्चुअल रेंट और चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल। 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट लेंगे इफ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, इफ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, वो जो असेट्स है वो एम्प्लॉयर की अपनी है, तो 10% ऑफ कॉस्ट होगा। और टेक एक्चुअल रेंट और पेबल बाय द एम्प्लॉयर, नेचुरल सी बात है, इफ टेकन इफ नॉट ओन्ड। नॉट ओन्ड मीन्स हो गया कि एम्प्लॉयर ने आपको कहीं से रेंट पर अरेंज करके वो असेट्स प्रोवाइड किया है। तो व्हेन इट इज नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो क्या लेंगे आप, एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। तो दो क्लॉजेज हैं हमारे पास इसमें, अगर ओन्ड होता है तो क्या रूल है, और नॉट ओन्ड होता है आपका तो क्या रूल है। ओन्ड वाले केस में सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल रेंट और चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर इज ऑफ योर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। क्लियर? तो ये हमने डिस्कस किया कुछ परक्विजिट्स आपके साथ। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स। इस केस में एम्प्लॉयर ने अपनी कोई ऑफिशियल एसेट्स, अपनी एसेट्स एम्प्लॉई को परमानेंटली सेल कर दी, लाइक एम्प्लॉई को दे दी। दिस इज ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई। तो सबसे पहले हमें यह फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जिस समय वो एसेट्स एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को दी, उस समय उस एसेट्स की वैल्यू क्या है। हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे कोई एसेट्स है, अब एम्प्लॉयर ने उसे कई साल पहले खरीदा, तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उस एसेट्स की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, क्योंकि एक्चुअल में यूज तो हुआ है ना एसेट्स का। तो आफ्टर डेप्रिसिएशन एक कैलकुलेशन के बाद हमें उसकी करंट मार्केट प्राइस को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और जो भी करंट मार्केट प्राइस आएगा उसमें से हम माइनस करेंगे अमाउंट अल्टीमेटली पेड बाय द एम्प्लॉय। तो रिमेनिंग जो हुआ, दिस इज द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय, और जो रिमेनिंग अमाउंट है इज ऑफ योर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। मतलब लॉजिक क्या हुआ कि जो भी एसेट्स एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ट्रांसफर की, तो सबसे पहले हमने उसका एक्चुअल प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो फाइंड आउट किया, और उसमें से माइनस किया एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। तो रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा, दिस इज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। अब ये एसेट्स की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन केस ऑफ कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम। यदि कंप्यूटर है या कोई और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, तो उसको हम डेप्रिशिएट करेंगे एट द रेट 50% फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर यूजिंग WDV। कौन सा मेथड? रिटर्न डाउन वैल्यू। माने इसमें दो तीन बातें मेन है। कंप्यूटर या एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को ट्रांसफर किया, तो जब से उसने उसको परचेज किया था एम्प्लॉयर ने, और जिस समय उसको ट्रांसफर किया, उसके
टाइम ड्यूरेशन को हम खाली कंप्लीट ईयर लेंगे, अगर इनकम्प्लीट ईयर है तो वो हम नहीं लेंगे। मतलब अगर कोई एसेट्स एम्प्लॉयर ने 5 साल 6 महीने पहले खरीदी, सो वी विल टेक ओनली 5 साल। सो वी विल टेक ओनली 5 years, माने मंथ्स को छोड़ देंगे और उतने मंथ्स तक उसको डेप्रिशिएट करेंगे बाय 50% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। उसके बाद जो अमाउंट बचेगा, दिस इज वैल्यू ऑफ असेट्स एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, और फिर उसमें से माइनस करेंगे अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। यदि मोटर कार ट्रांसफर किया है तो उसको हम डेप्रिशिएट करेंगे 20% बाय WDV फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। अगर एम्प्लॉयर ने आपको मोटर कार दिया है तो उसको डेप्रिशिएट करना है आपको 20% के रेट से बाय यूजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और इन दोनों के अलावा, माने कंप्यूटर और मोटर कार के अलावा, यदि कोई और एसेट्स आपको ट्रांसफर किया है तो उसको हम डेप्रिशिएट करेंगे बाय स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन। स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, हर साल जो अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन है इट विल रिमेन सेम। तो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ट्रांसफर करेंगे तो डेप्रिशिएट करेंगे 50% बाय WDV फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। और अगर मोटर कार ट्रांसफर किया है, मोटर कार, देन 20% बाय फॉर एवरी कंप्लीट ईयर बाय यूजिंग WDV। और इन दोनों के अलावा कोई और एनी अदर केस लाइक फर्नीचर, वीडियो कैमरा, कोई और चीज ट्रांसफर किया है तो उसको हम डेप्रिशिएट करेंगे 10% फॉर एवरी कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस। इस क्वेश्चन को एक एग्जांपल की हेल्प से डिस्कस करते हैं ताकि आपको इसका जो लॉजिक है वो समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल, employer transfer computer to employee which was purchased as on July 1st 2013 and transfer as on June 15 2015 for rupees 10,000। और जो परचेज किया था वो हमने परचेज किया था कॉस्ट रुपीज 80,000। तो अब पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जिस समय इसको असेट्स को ट्रांसफर किया गया उस समय से अब तक कितने मंथ्स पूरे हो चुके हैं और कितने ईयर्स पूरे हो चुके हैं। तो जुलाई 1st 2013 से जून 15 2013, तो जुलाई 1st 2013 टू जून 30th 2014 1 साल हो गया। देन जून 30th देन जुलाई 1st 2014 टू जून 30th 2015 नेक्स्ट ईयर होता है। लेकिन लॉजिकली इसको जून 30 से पहले ही हमने ट्रांसफर किया, सो वी हैव ओनली 1 कंप्लीट ईयर। ये जो आपका फर्स्ट ईयर था यही आपका क्या है, दिस इज योर कंप्लीट ईयर। और ये क्या है आपका इनकम्प्लीट ईयर। तो हमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है दिस इज ओनली फॉर कंप्लीट ईयर। तो 1 ईयर कंप्लीट हुआ तो वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन ओनली फॉर 1 ईयर।
तो कंप्यूटर परचेज किया गया था 80,000, तो डेप्रिसिएशन फॉर 1 ईयर इज रुपीज 80,000 मल्टीप्लाइड बाय, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का जो हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है दिस इज 50%, कंप्यूटर का कितना रेट है हमारा 50%, मल्टीप्लाइड बाय 50% इक्वल टू 40,000. It means value at time of transfer is rupees 40,000 means जो कॉस्ट है 80,000 माइनस 40,000, और एम्प्लॉयर को इसने कितने का ट्रांसफर किया था वो फॉर रुपीज 10,000. तो नाउ वी हैव टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट इक्वल टू 40,000 minus paid by employee, this is 10,000, and remaining amount is taxable value. So I feel that clear है. और कंप्यूटर के अलावा अगर मोटर कार्ड वगैरह होता तो हम 20% से चार्ज करते, और इन दोनों के अलावा यदि कोई और असेट्स है, एनी अदर असेट्स, तो मेथड कौन सा है 10% बाय स्ट्रेट लाइन मेथड. तो इसके अंदर अगर हम नोटिस करें तो यदि कोई और असेट्स ट्रांसफर की जा रही है और 10% का आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो नेचुरल है कि 10 साल के बाद उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू एट टाइम ऑफ ट्रांसफर बिकम 0. अगर इन केस वैल्यू ऑफ ट्रांसफर इज लेस देन अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, तो नेगेटिव शो नहीं करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू इज निल. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने डेप्रिशिएट किया तो वैल्यू आया आपका 15,000, बट एम्प्लॉय पे कर रहा है लाइक 20,000. इट मीन्स एम्प्लॉय ज्यादा पे कर रहा है जबकि उसका वैल्यू कम है, देन नथिंग इज टैक्सेबल. कुछ भी अमाउंट इसका टैक्सेबल नहीं होगा. अब हम डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटी. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेडिकल अलाउंस. मेडिकल अलाउंस में क्या होता है, आपको पर मंथ एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है. तो चाहे आपका मेडिकल ट्रीटमेंट हो या ना हो उससे कंसर्न नहीं है, वो फिक्स अमाउंट आपको मिलेगा और वो आपकी सैलरी में फुली टैक्सेबल था. लेकिन अब हम बात करेंगे मेडिकल फैसिलिटी. यदि आप या आपकी फैमिली का कोई पर्सन बीमार होता है, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है और उसका जो एक्सपेंडिचर है इज पेड बाय एम्प्लॉयर, तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा. तो मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया, तो 2 क्लॉजेज हैं हमारे पास. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई इंडिया के अंदर. तो अगर एम्प्लॉयर का ओन्ड हॉस्पिटल है, जहां ट्रीटमेंट दिया गया वो एम्प्लॉयर का अपना हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या अप्रूव्ड हॉस्पिटल फॉर स्पेसिफाइड डिसीज, कुछ स्पेसिफाइड डिसीजेस के लिए, जैसे कैंसर का हॉस्पिटल, टीबी का हॉस्पिटल, एड्स का हॉस्पिटल, तो किसी स्पेसिफिक डिसीज के लिए वो आपका हॉस्पिटल है, तो दिस इज अप्रूव्ड हॉस्पिटल. तो अगर ऐसी जगह आपका ट्रीटमेंट किया जाता है तो कोई टैक्सेबिलिटी आपकी नहीं होगी, चाहे एम्प्लॉयर का कितना भी खर्चा हो. बट इसके अलावा यदि कोई और अदर हॉस्पिटल लाइक प्राइवेट ट्रीटमेंट, मैं इसको सिंपली क्या बोलूँगा, प्राइवेट ट्रीटमेंट. तो प्राइवेट ट्रीटमेंट के केस में, प्राइवेट ट्रीटमेंट माने आपने अपने बेस पर अपना ट्रीटमेंट कराया अदर देन अबव, ऊपर वालों को छोड़कर, तो पेमेंट रिम्बर्स बाय एम्प्लॉयर ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर अप टू रुपीज 15,000. और मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करूं तो सिंप्लीफाई हम इसको क्या बोलेंगे, सिंप्लीफाई इज लाइक एक्सपेंडिचर बाय एम्प्लॉयर
माइनस 15,000, रिमेनिंग इज टैक्सेबल। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हर क्लॉज के अंदर इफ एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय तो वो तो लेस होना ही होना है। तो बेसिक बेनिफिट कितना है आपका 15,000 का। तो जो भी खर्चा एम्प्लॉय के जिम्मे पड़ेगा उसमें से 15,000 रुपए की छूट है एंड रिमेनिंग अमाउंट इज ऑफ योर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। तो ये आपका मेन पॉइंट है जिसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना है कि भाई जो भी मेडिकल एक्सपेंडिचर होगा एम्प्लॉयर का उसमें 15,000 रुपए की छूट है एंड रिमेनिंग अमाउंट इज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। अब अगर यही ट्रीटमेंट आउट ऑफ इंडिया की जाए, ये तो था हमारा पहला क्लॉज इन इंडिया, और ट्रीटमेंट अब कहाँ किया हमने, आउट ऑफ इंडिया। तो ट्रीटमेंट और लॉजिंग माने वहां रहने का खर्चा, ट्रीटमेंट का खर्चा टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितना परमिट करेगा उतना अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट होगा, उसके ऊपर जो अमाउंट बनेगा दिस इज योर टैक्सेबल वैल्यू। ट्रैवलिंग का जो खर्चा है exempt only in case of an employee whose gross total income before including therein the said expenditure does not exceed ₹2 lakh। अगर एम्प्लॉय की जो सैलरी है ग्रॉस टोटल इनकम, नॉट अ सैलरी, ग्रॉस टोटल इनकम इस एक्सपेंडिचर को कंसिडर किए बिना 2 लाख से ज्यादा है तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपका फुली एग्जेम्प्ट होगा। एक्चुअली प्रैक्टिकली तो हम जब क्वेश्चन करते हैं तो डू यू नो दिस कि वैसे ही 2.5 लाख तक की इनकम पे हमें कोई टैक्स नहीं देना होता। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी ये क्वेश्चन आता है आपका आउटसाइड इंडिया वाला, तो उस केस में जो आपका टैक्सेबल पोर्शन होगा वो कंप्लीट होता है क्योंकि उसका अमाउंट नॉर्मली 2 लाख से ज्यादा ही होता है। तो इन इंडिया नील 15,000 तक का एग्जामिशन है, और आउट ऑफ इंडिया ट्रीटमेंट और लॉजिंग का खर्चा एज पर आरबीआई परमिटेड एग्जेम्प्ट, और ट्रैवलिंग का खर्चा नॉर्मली हम मानते हैं कि एग्जेम्प्ट ही है क्योंकि 99% केसेस में आपका जो सैलरी अमाउंट है, जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो 2 लाख से ज्यादा ही होती है। फैमिली मीन्स स्पाउस एंड चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज की स्पाउस, उसके बच्चे, उसके पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर जो होली और मेनली एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड है। अगर एम्प्लॉय को कहीं से मेडिक्लेम पॉलिसी का पैसा मिलता है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो पैसा वो एम्प्लॉयर को रिम्बर्स कर दे। अगर वो पैसा एम्प्लॉय को रिम्बर्स नहीं करता है तो फुल अमाउंट इज टैक्सेबल। इफ नॉट रिम्बर्स, इफ अमाउंट not reimburse, if not reimburse by employee, amount received from insurance is fully taxable। तो अभी हमने इसको डिस्कस किया, अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसको, थोड़ा देखते हैं क्या है आगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लीव ट्रैवल कंसेशन। जैसे आप छुट्टियां बिताने के लिए कहीं गए, छुट्टियां बिताने के लिए ट्रैवलिंग का जो खर्चा है, रास्ते के किराए के खर्चे का बेनिफिट आपको मिल रहा है। माने एम्प्लॉयर रास्ते के किराए के नाम के, ट्रैवल के नाम के आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है। सो दिस इज लीव ट्रैवल कंसेशन। तो लीव ट्रैवल कंसेशन इज अ नॉन टैक्सेबल परक्विजिट अवेलेबल फॉर सैलरीड क्लासेस। ठीक है, यदि आप सैलरी एम्प्लॉय हैं तो ये क्या है आपका नॉन टैक्सेबल परक्विजिट। बट उसमें कुछ स्पेसिफिकेशन अमाउंट है कि भाई कितना अमाउंट आपका नॉन टैक्सेबल है, कितने अमाउंट पर आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। किस किस को अवेलेबल है, एन एम्प्लॉय विद इज डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स, मान एम्प्लॉय को और उसके किसको, डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स। फैमिली का मीनिंग वही है जो हमने ऊपर अभी मेडिकल फैसिलिटी में किया था, बोथ हैव द सेम थिंग। तो कैन अवेल ऑफ दिस फैसिलिटी टू ट्रेवल एनीवेयर इन इंडिया। इंडिया में कहीं भी आप जा रहे हैं तो इंडिया में जाने के नाम के
आप इंडिया में कहीं भी गए तो किराए का आपको बेनिफिट मिल रहा है, किराए का जो खर्चा है वो एम्प्लॉयर दिया कर रहा है. सो हाउ मच अमाउंट इज बेसिकली एग्जेम्प्ट. एग्जेम्पशन इज लिमिटेड टू द अमाउंट एक्चुअली स्पेंट. जो आपने खर्चा किया, द अमाउंट एग्जेम्प्ट इज द वैल्यू ऑफ एनी ट्रेवल कंसेशन और असिस्टेंस रिसीव्ड और ड्यू टू द असेसी. माने जो भी उसको रिसीव हो रहा है तो उसमें दो क्लॉजेज हैं. व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम एयर, तो इकोनॉमी क्लास एयर फेयर ऑफ इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, बाय द शॉर्टेस्ट रूट और द एक्चुअल अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लोअर. जो अगर आप एयर से ट्रेवल करते हैं तो एयर का इकोनॉमी क्लास फेयर आपका एग्जेम्प्ट होगा, और जो भी खर्चा एम्प्लॉयर का आया उसमें से एयर का इकोनॉमी क्लास फेयर लेस कर देंगे और एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज लोअर, जो दोनों में कम है वो लेस होगा. और यदि आप रेल से ट्रेवल करते हैं तो रेलवे का फर्स्ट क्लास फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट इज एग्जेम्प्ट. माने बेसिकली क्या होगा, कॉस्ट, लॉजिक वही चल रहा है आपका, कॉस्ट टू एम्प्लॉयर माइनस एग्जेम्प्ट, रिमेनिंग अमाउंट इज टैक्सेबल वैल्यू. अब एग्जेम्प्ट कितना होगा, व्हेन यू विल गो फॉर एयर, आप एयर से गए तो जो भी खर्चा एम्प्लॉयर को पड़ा उसमें से माइनस कर देंगे एयर का इकोनॉमी क्लास फेयर, रिमेनिंग इज टैक्सेबल. यदि आप बाय रेल ट्रेवल करते हैं तो रेलवे का एसी फर्स्ट क्लास रेल फेयर एग्जेम्प्ट, रिमेनिंग रेलवे का फर्स्ट क्लास फेयर एग्जेम्प्ट, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा दिस इज योर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट अब हम डिस्कस करेंगे आपका, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. दिस इज योर कार फैसिलिटी. कार फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो बड़े ध्यान से आपको स्टडी करना है इसको. कार फैसिलिटी माने एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कार फैसिलिटी प्रोवाइड की. तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो बेटर टू सी इन डिटेल. तो कार फैसिलिटी गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, तो इसमें कई क्लॉजेज हैं. सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि ओन्ड बाय, जो कार आपको दी गई वो किसकी है, ओन्ड बाय. गाड़ी किसकी है, नंबर 1 कार इज ओन्ड बाय. नंबर 2 एक्सपेंस बाय, एक्सपेंस कौन कर रहा है गाड़ी के. गाड़ी के जो रनिंग एक्सपेंस हैं, रूटीन एक्सपेंसेस लाइक पेट्रोल, लाइक रिपेयर, उसका ट्रैवलिंग का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा कौन बियर कर रहा है. नंबर 3 कार किस काम के लिए यूज हो रही है, 100% आप उसको पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हैं या पार्टली पर्सनल एंड पार्टली यू आर यूजिंग फॉर ऑफिशियल. तो 3 चीजें हमने देखना है. सबसे पहले हमने क्या देखा कि कार किसकी है, गाड़ी किसकी है. नंबर 2 कार इज ओन्ड बाय, गाड़ी का खर्चा कार किसकी है. नंबर 2 एक्सपेंस बियर बाय, गाड़ी का रनिंग एक्सपेंस कौन बियर कर रहा है. नंबर 3 गाड़ी का पर्पस क्या है, 100% पर्सनल यूज है या पार्टली पर्सनल एज वेल एज पार्टली ऑफिशियल. तो सबसे पहला क्लॉज गाड़ी एम्प्लॉय की है. अब यहां पे एक ट्रिकी पॉइंट समझने वाला यही है, सोचने वाला पॉइंट, कि अगर जो बर्डन एम्प्लॉयर के ऊपर पड़ेगा वही आपका टैक्सेबल बेनिफिट होगा. फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट केस की बात करते हैं, गाड़ी एम्प्लॉय की है, खर्चे भी एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो बेसिकली ये परक्विजिट नहीं है, आपकी अपनी गाड़ी है, आप ही खर्चे कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय का इससे कोई लेना देना नहीं है. दिस इज प्योरली अ टैक्स फ्री परक्विजिट. तो इसका बेनिफिट कितना होगा, बेनिफिट टेकन टू बी निल, कुछ भी बेनिफिट आपकी सैलरी में इसका टैक्सेबल नहीं होगा. तो ये हमारा फर्स्ट लॉस था. नाउ द सेकंड पॉइंट इज बेसिकली दिस इज नॉट परक्विजिट, नो परक्विजिट. नो परक्विजिट, क्योंकि गाड़ी एम्प्लॉय की है, खर्चे भी एम्प्लॉय कर रहा है, सॉरी गाड़ी भी एम्प्लॉय की है, खर्चे भी एम्प्लॉय करता है, तो उसको कोई बेनिफिट नहीं है. वो तो आपकी गाड़ी है, खर्चे भी आप ही करेंगे, इसको ऑफिस से कोई मतलब नहीं है. सेकंड केस में गाड़ी एम्प्लॉय की है,
लेकिन जो रनिंग एक्सपेंस है वो बियर बाय द एम्प्लॉयर है। खर्चे कौन कर रहा है इस केस में? गाड़ी एम्प्लॉय की, बट एक्सपेंस आर पेड बाय एम्प्लॉयर। तो वहां हमें देखना पड़ेगा। तो आप अगर गाड़ी आप पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं, सो इन दिस केस एक्सपेंस बियर बाय एम्प्लॉयर, माने जो भी खर्चा एक्सपेंस का एम्प्लॉयर ने बियर किया वही आपका बेनिफिट है। भाई गाड़ी तो आपकी है, बट एक्सपेंस कौन बियर कर रहा है? उसके रनिंग एक्सपेंस, पेट्रोल का, रिपेयरिंग बिल कौन बियर कर रहा है? एम्प्लॉयर। तो एक्सपेंस इंकर्ड बाय एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। तो पहले हम पर्सनल का ही पूरा पॉइंट डिस्कस करेंगे। नाउ गाड़ी एम्प्लॉयर की है, बट खर्चे कौन बियर कर रहा है? एम्प्लॉय। तो गाड़ी जब एम्प्लॉयर की है तो वो गाड़ी का जो डेप्रिसिएशन है वो आपसे चार्ज करेगा। वियर एंड टीयर मींस डेप्रिसिएशन ऑफ कार, जो कितना होगा? एज पर रूल 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कार। जो कार की एक्चुअल कॉस्ट है उसका 10% निकालेंगे, वही आपका बियर बाय एम्प्लॉयर है। और अगर हम इसको थोड़ा सिंपली वे में बोले, सो दिस इज योर डेप्रिसिएशन। जो कार का डेप्रिसिएशन है वही बियर बाय द एम्प्लॉयर माना जाएगा। नाउ द नेक्स्ट, तो सेकंड केस में क्योंकि गाड़ी एम्प्लॉय की थी तो एक्सपेंस बियर बाय, गाड़ी एम्प्लॉयर की थी और एक्सपेंस एम्प्लॉय खुद बियर करता है, तो आपका बेनिफिट खाली किसका हुआ? कार का। तो जो कार का डेप्रिसिएशन है, दिस इज 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कार, वही आपका टैक्सेबल होगा। थर्ड केस में गाड़ी एम्प्लॉयर की है, खर्चे भी एम्प्लॉय कर रहा है, तो गाड़ी के खर्चों के पैसे भी वो लेगा आपसे, वो भी आपका बेनिफिट है, और जो गाड़ी का डेप्रिसिएशन है वो भी आपका बेनिफिट है। तो इस केस में एक्सपेंस इंकर्ड बाय एम्प्लॉयर, जो भी खर्चा एम्प्लॉयर ने इंकर्ड किया, एक्सपेंस इंकर्ड बाय एम्प्लॉयर प्लस वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर मीन्स गाड़ी का डेप्रिसिएशन, जो कितना होगा? 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कार। दिस इज योर टैक्सेबल वैल्यू। तो ये मैं 3 केस डिस्कस किए। इन तीनों केसेस में गाड़ी आप 100% पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे थे। तो अगर हम सिंपल सेंस में देखें तो जो जो बर्डन एम्प्लॉयर के ऊपर पड़ा वही आपका बेनिफिट माना जाएगा। व्हेन इट इज, अगर एम्प्लॉयर खर्चे बियर करेगा तो खर्चों का बेनिफिट माना जाएगा। कार भी एम्प्लॉयर की है तो कार का जो डेप्रिसिएशन है, जिसका रेट कितना है हमारे पास? 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कार इज योर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। पार्टली पर्सनल एज वेल एज पार्टली ऑफिशियल, माने गाड़ी आप पर्सनल और ऑफिशियल दोनों काम के लिए यूज कर रहे हैं, तो उस केस में इनकम टैक्स के अंदर स्लैब बनाया हुआ है कि भाई ये जो स्लैब है ये आपका टैक्सेबल होगा। एक्सपेंस पहली केस में गाड़ी एम्प्लॉय की है, खर्चे कौन कर रहे हैं? एम्प्लॉयर। तो एक्सपेंस जो भी एम्प्लॉयर ने किया उसमें से माइनस करेंगे 1800 रुपए पर मंथ। यदि गाड़ी की क्यूबिक कैपेसिटी अप टू 1600 सीसी है, 1.6 लीटर मीन्स 1600 सीसी। मैं यहाँ शॉर्टकट में आपको लिख देता हूं, माने गाड़ी की जो क्यूबिक कैपेसिटी है अप टू 1600 सीसी, तो हम क्या लेस करेंगे? 1800 पर मंथ। और यदि मोर देन 1600 सीसी है तो 2400 पर मंथ लेस करेंगे। और अगर साथ में ड्राइवर भी दिया है और ड्राइवर के खर्चे भी एम्प्लॉयर ने बियर किया, सो इन दिस केस 900 पर मंथ ड्राइवर के और लेस होंगे। माने बेसिक फॉर्मूला वही है, एक्सपेंस बाय एम्प्लॉयर माइनस करेंगे 1800 पर मंथ व्हेन cubic capacity of car up to 1600 cc. When cubic capacity of car above 1600 cc, then we will deduct 2400 per month. और अगर एम्प्लॉयर ने साथ में आपको ड्राइवर भी प्रोवाइड किया है तो 900 रुपए पर मंथ ड्राइवर के उसमें से और माइनस करेंगे। तो केस याद रहेगा आपको, गाड़ी एम्प्लॉय की है और एक्सपेंस कौन कर रहा है? गाड़ी के एम्प्लॉयर। सेकंड केस, गाड़ी एम्प्लॉयर की है बट एक्सपेंस बियर बाय एम्प्लॉय, रिवर्स हो गया। गाड़ी किसकी है? एम्प्लॉयर की, खर्चे कौन कर रहा है? एम्प्लॉय। तो उसमें जो हमने अप टू 1600 सीसी तक की गाड़ी में, व्हेन क्यूबिक कैपेसिटी अप टू 1600 सीसी,
देन वी विल देन 600 पर मंथ आपकी सैलरी में टैक्सेबल होंगे। गवर्नमेंट ने अमाउंट इनकम टैक्स में अमाउंट स्पेसिफाई किया हुआ है, और यदि मोर देन 1600 सीसी है तो 900 पर मंथ। और अगर ड्राइवर भी प्रोवाइड किया है, एम्प्लॉयर ने आपको ड्राइवर दिया है, तो 1800 900 पर मंथ ऐड होंगे। माने यहाँ पर ड्राइवर को ऐड करने का मतलब क्या है कि गाड़ी के खर्चे तो आप बियर कर रहे हैं, लेकिन जो ड्राइवर है वो एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया। मैं 900 रुपये पर मंथ ड्राइवर के तभी लिए जाएंगे इफ इट इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, अदरवाइज नॉट। तो गाड़ी एम्प्लॉयर की, खर्चे पेड बाय एम्प्लॉय, तो नेचुरल है कि एम्प्लॉय की इनकम में कम अमाउंट टैक्सेबल होगा। तो 600 पर मंथ ऐड करेंगे, टैक्सेबल करेंगे अगर गाड़ी की क्यूबिक कैपेसिटी अप टू 1600 सीसी है, और उससे ज्यादा है तो 900 पर मंथ। साथ में ड्राइवर के अमाउंट और ऐड करेंगे, दिस इज 900 पर मंथ इफ प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। याद रखिएगा, ड्राइवर तभी ऐड होगा अगर ये एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है। थर्ड केस, गाड़ी एम्प्लॉयर की है, खर्चे भी एम्प्लॉयर कर रहा है। सो इन दिस केस ये जो आपका लास्ट वाले में 600-900 का अमाउंट था, इट विल बिकम 1800 एंड 2400, 1800-2400, क्योंकि नेचुरल है कि गाड़ी के खर्चे भी एम्प्लॉयर भी कर रहा है और गाड़ी भी एम्प्लॉयर की है। तो जहां पहले आपका 600-900 का अमाउंट था वो इंक्रीज करके हमने कितना कर दिया, 1800 एंड 2400 पर मंथ। फिर अगेन ड्राइवर तभी ऐड होगा इफ इट इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, मैंने ड्राइवर के खर्चे अगर एम्प्लॉयर भी कर रहा है तभी हम उसको ऐड करेंगे, अदरवाइज नॉट। तो पूरी टेबल को एक बार और डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस था गाड़ी एम्प्लॉय की, खर्चे बियर बाय एम्प्लॉय, नॉट टैक्सेबल, क्योंकि ये पर्क्यूसिटी नहीं है, आपकी गाड़ी है, खर्चे भी आप करते हैं, इट इज नॉट टैक्सेबल। सेकंड केस में गाड़ी एम्प्लॉय की है बट एक्सपेंस बियर बाय एम्प्लॉयर, तो जो भी खर्चा एम्प्लॉयर ने बियर किया, एक्सपेंस बियर बाय एम्प्लॉयर में से लेस करेंगे 1800 पर मंथ अगर गाड़ी का क्यूबिक कैपेसिटी 1600 सीसी है, और नहीं तो लेस करेंगे 2400 पर मंथ, और साथ में 900 रुपए पर मंथ ड्राइवर के भी लेस करेंगे इफ इट इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। क्लियर? याद रहेगा, आपको इसको लर्न करना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा इसका क्लॉज क्या है। गाड़ी एम्प्लॉयर की है बट खर्चे एम्प्लॉय खुद बियर कर रहा है, तो 600 पर मंथ ऐड कर टैक्सेबल करेंगे यदि अप टू 1600 सीसी तक है, अदरवाइज 900 पर मंथ। और साथ में आपको ड्राइवर भी दिया है तो 900 पर मंथ ड्राइवर के उसमें और प्लस कर देंगे। नेक्स्ट केस, गाड़ी एम्प्लॉयर की है, खर्चे भी एम्प्लॉयर भी ये करता है। सो इन दिस केस जहां 600-900 था, इट विल बिकम 1800-2400, और साथ में 900 रुपये भी ऐड करेंगे इफ इट इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, ड्राइवर के। थोड़ा और देखते हैं इसको। अगर हाँ, इफ यू हैव गाड़ी के अलावा, ये पहले गाड़ी में ये तो पॉइंट और है, वो भी मैं आपको थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं यहां पे। इफ more than one car is provided, अगर एक से ज्यादा कार आपको प्रोवाइड की जाती हैं, सो इन दिस केस one car is considered for personal as well as official purpose, and remaining cars is for पर्सनल यूज। अगर आपको एक से ज्यादा कार प्रोवाइड की जा रही हैं तो एक को तो आप ऑफिशियल मानेंगे, और बाकी जितनी भी कार हैं वो सब पर्सनल पर्पस के यूज की मानी जाएंगी, और उस पर आपकी टैक्सेबिलिटी क्रिएट होगी। तो मेन पॉइंट क्या हुआ, अगर एक से ज्यादा कार आपको प्रोवाइड की जा रही हैं फॉर ऑफिशियल
एज वेल एज पर्सनल यूज। तो एक कार को आप किसी भी एक कार को एज्यूम कर सकते हैं फॉर ऑफ पर्सनल एज वेल एज ऑफिशियल में, पार्टली मानकर उसकी टैक्सेबिलिटी क्रिएट होगी। पार्टली माने ऑफिशियल एज वेल एज फॉर पर्सनल यूज। और जितनी भी रिमेनिंग कार्स हैं उनको पर्सनल यूज मानकर टैक्सेबिलिटी क्रिएट की जाएगी। तो उसमें हमें कई बार केसेस क्रिएट करने पड़ते हैं कि भाई कौन सी कार को हम पर्सनल माने, कौन सी कार को हम पर्सनल एज वेल एज ऑफिशियल माने। तो ऑप्शंस क्रिएट करके जिस ऑप्शन से आपका टैक्सेबल अमाउंट कम आएगा वो हम प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमारा मेन पर्पस अपना टैक्स भी रिड्यूस करना है बाय टैक्स प्लानिंग। नाउ अगर कार के अलावा कोई और व्हीकल आपको प्रोवाइड किया गया है और उस व्हीकल को आप एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल पर्पस यूज करेंगे, देन बेनिफिट ऑफ परक्विजिट टेकन टू बी निल। और पार्टली एज वेल एज ऑफिशियल है तो जो भी खर्चा एम्प्लॉयर ने किया उसमें से लेस करेंगे 900 पर मंथ। हायर अमाउंट इफ स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स आर मेंटेन, यदि आपने डॉक्यूमेंट मेंटेन किया है कि भाई मेरा एक्सपेंस ज़्यादा हुआ है ऑफिस के लिए तो वो लेस होगा। और यदि एम्प्लॉयर ने आपसे कुछ चार्ज किया है तो एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय को भी रिड्यूस करेंगे। माने एक्सपेंस बाय एम्प्लॉयर, और बेसिक रूल क्या है कि जो भी खर्चा एम्प्लॉयर ने बियर किया उसमें से माइनस करेंगे 900 पर मंथ। और अगर ज़्यादा एक्सपेंस है एंड यू आर प्रिपेयरिंग अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट, स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स आपने मेंटेन किया है, तो उसके बेसिस पर जो अमाउंट बनेगा वो हम यहाँ पर लेस करके देखेंगे। सो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। और एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय उसको हम इसमें से लेस करेंगे। तो ये हमने डिस्कस किया कार फैसिलिटी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। थोड़ा ध्यान से इसको देखने की जरूरत है आपको, बिकॉज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मोस्टली। और अगर सैलरी का क्वेश्चन होता है तो उसमें कार फैसिलिटी का पॉइंट मोस्टली दिया जाता है।